गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्विनास का कानून संबंधी विचार पूर्ण समन्वय पर अपनी चर्चा करेंगे। एक्विनास ने अपनी पुस्तक में कानून संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है। वे अतीत में प्रचलित कानून की विभिन्न अवधारणाओं को मध्ययुगीन परिस्थितियों और आवश्यकताओं के साथ संयुक्त करते हैं। इस कार्य को वे इतने बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं कि कानून के प्रति उनकी मान्यताएं मध्ययुगीन चिंतन की अति महत्वपूर्ण देन बन जाती हैं। प्रोफेसर इबेस्टिन के शब्दों में, सभ्यता के भंडार में मध्ययुग का सबसे महान योगदान जन समुदाय की परंपराओं पर आधारित कानून की सर्वोच्चता की अवधारणा है। इस धारणा का सूत्र अंशतः यहूदी व ईसाइयों की यानी कि देवीय और कानून को मानवीय कानून से उच्च मानने के सिद्धांत तथा अंशतः स्टाइक और रोमन विचारकों की विश्व को विवेक के आधार पर व्यवस्थित करने की चेतना थी। प्रोफेसर इबेस्टिन के दृष्टिकोण को प्रोफेसर डनिंग ने स्पष्ट किया है। वे एक्विनास के संदर्भ में कहते हैं, कानून व न्याय का उनका सिद्धांत वह द्वार है जिसके माध्यम से अरस्तु, स्टाइक्स, सिसरो, रोमन साम्राज्यवादी विधि शास्त्रियों तथा संत ऑगस्टाइन की मान्यताएं एक पूर्ण में सम्मिश्रित होकर के आधुनिक युग को संप्रेषित करती हैं। अरस्तु, जिससे एक्विनास अत्यधिक प्रभावित है, मानते हैं कि कानून वह विवेक है जो इच्छा से अप्रभावित होता है, व्यक्तिक मनोविकारों से मुक्त। यह विधि ही राज्य में सर्वोच्च होती है जिसका उद्देश्य सबका कल्याण है। जर्मन विधिवेत्ताओं ने कहा कि कानून रीति रिवाजों में ढूंढे जाने चाहिए और वे किसी की भी इच्छा के आरोपण नहीं हो सकते। इस प्रकार प्रजा के साथ साथ राजा भी कानून के अधीन है। रोमन विधि शास्त्रियों में राजा कानून से स्वतंत्र और कानून से श्रेष्ठ स्थिति में माने जाते हैं। रोमन राजनीतिक और विधि शास्त्रीय चिंतन में राज्य की संप्रभुता का आधार जनता को माना गया, लेकिन समझौते के बाद जनता अपनी कानूनी शक्तियां सम्राट को प्रत्यायोजित कर चुकी है, इसलिए राजा कानून का निर्माता है और उससे ऊपर भी है। इस प्रकार रोमन विधि शास्त्र कानून के पीछे एक व्यक्ति यानी कि संप्रभु शासक की इच्छा को स्वीकार करते हैं। एक्विनास इन सभी तत्वों को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। उनके शब्दों में, कानून सामान्य हित के लिए विवेक की वह व्यवस्था है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उद्घोषित की जाती है जिसके हाथ में किसी समाज के देखभाल का अधिकार होता है। इस प्रकार वह अरस्तु के विवेक तत्व को रोमन विधि के व्यक्तिक पक्ष के साथ समन्वित करता है, जिसमें ईसाईवाद का सामान्य हित भी सम्मिलित है। प्रोफेसर मैक्सी ने प्रोफेसर कोकर की पुस्तक रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों को उद्धृत करते हुए कानून की प्रकृति के संबंध में 4 कारक बताए हैं। वो पहला मैं आपको बता रही हूँ। कानून मानवीय आचरण का नियम और मापदंड होता है, अतः यह आवश्यक रूप से विवेक से संबद्ध है, यानी विवेक के साथ में कानून जुड़ा हुआ है और विवेक हमारी बुद्धि को कंट्रोल करता है। दूसरा, कानून मानवीय आचरण का नियम है जिसका अंतिम लक्ष्य सार्वजनिक प्रसन्नता है, कॉमन हैप्पीनेस, यानी सब लोग खुश रहें। अतः यह यानी कि कानून आवश्यक रूप से सदैव सार्वजनिक हित के लिए निर्दिष्ट होता है। तीसरा, जो इसकी नेचर से संबंधित तर्क है वह है, कानून सार्वजनिक हित को निर्दिष्ट करता है, अतः किसी व्यक्ति के विवेक से नहीं बल्कि जन समुदाय यानी जनता अथवा जन समुदाय के लिए कार्य करने वाले शासक यानी जनता का शासक के विवेक से ही निर्मित हो सकता है।
और चौथा है, कानून उन लोगों पर लागू करने के लिए स्थापित किया गया है जिनसे यह संबंधित होता है, अतः बाध्यकारी शक्ति बनाने के लिए आवश्यक है कि इसे उद्घोषित किया जाए तथा उन लोगों को जानकारी में लाया जाए जो इससे कानून के अधीन हैं। किंतु एक्विनास की कानून की अवधारणा की व्यापकता को समझना तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक उनके द्वारा प्रतिपादित कानून के विभिन्न प्रकार का बच्चों हम अध्ययन नहीं करें। और एक्विनास मध्य युग के सच्चे प्रतिनिधि हैं और इस युग में यह विचार अति लोकप्रिय था। आप ध्यान से सुनो बच्चों कि इस युग में यह विचार बहुत लोकप्रिय था कि संपूर्ण जगत कानून के, पूरा जगत कानून के सतत प्रवाह में निमग्न है। वह इस प्रवाह में विधि यानी लॉ, कानून के विविध रंगों को देखते हैं और उन्हें अलग अलग पहचानने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति का जीवन भी इसी सार्वभौम व्यवस्था का अभिन्न अंग है जो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर के सानिध्य के लिए प्रयत्नशील है। अतः यह देखना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है कि ये विभिन्न कानून व्यक्ति व समाज के जीवन व उद्देश्यों को किस प्रकार प्रभावित व निर्देशित करते हैं। तो बच्चों, एक्विनास ने 4 प्रकार के कानून बताए हैं, उनको 4 भागों में बांटा है। तो हम इसको 2 व्याख्यान में पूरा करेंगे। 2 कानून का आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे और 2 इसके अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज पहला कानून है शाश्वत कानून। प्रोफेसर मैक्सी के शब्दों में, शाश्वत कानून वह कानून है जिसके द्वारा ईश्वर ब्रह्मांड को संचालित करता है। शाश्वत का तात्पर्य है चिर स्थायी। इस प्रकार शाश्वत कानून वे अपरिवर्तनीय नियम हैं जो ईश्वर के मस्तिष्क में अंतर्निहित हैं और जिसके द्वारा ईश्वर विश्व के समस्त जड़ चेतन की उत्पत्ति, विकास व विनाश को नियंत्रित और निर्देशित करता है। यह चराचर जगत ईश्वरीय विवेक की सुनियोजित योजना है। व्यक्ति का जीवन भी इसी योजना के अधीन है, लेकिन इसे समझ पाना मानवीय विवेक के सामर्थ्य के बाहर है। फिर भी सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस शाश्वत कानून में सहभागिता निभाते हैं, अतः यह व्यक्ति के विवेक की सीमा में ना होकर भी उसके अनुकूल है। प्रोफेसर सेबाइन इसके बारे में बताते हैं कि शाश्वत कानून व्यवहारिक रूप से ईश्वर का विवेक ही है और यह दैवीय बुद्धिमत्ता का वह चिरंतर योजना है जिससे संपूर्ण सृष्टि निर्देशित होती है। अपने आप में यह कानून मनुष्य की भौतिक प्रकृति से ऊपर और अपनी संपूर्णता में मानवीय समझ से परे है, यद्यपि इस कारण से यह मानवीय विवेक के लिए अपरिचित या विरोधी नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार ईश्वर शाश्वत कानूनों का संकेत प्राकृतिक कानून के रूप में देते हैं। तो अब दूसरे पॉइंट पे हम आ रहे हैं और दूसरा है हमारा प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून की अवधारणा यूनान के स्टोइक विचारकों द्वारा प्रस्तुत की गई है और रोमन विधिशास्त्रियों ने इसे व्यापक बनाया। सामान्य रूप से प्राकृतिक कानून विवेक के नियम माने जाते हैं, रूल ऑफ रीजन, जो स्वभावतः सर्वव्यापक व अपरिवर्तनीय होते हैं तथा राज्य के समस्त कानूनों के लिए मापदंड का कार्य करते हैं। एक्विनास भी प्राकृतिक कानून के प्रति रोमन दृष्टिकोण स्वीकार करते हैं, किंतु स्वयं इन कानूनों को शाश्वत कानूनों से संबद्ध कर देते हैं। शाश्वत कानून, जो कि ईश्वरीय विवेक के प्रतीक हैं, सहज बोधगम्य नहीं है, लेकिन इन कानूनों को समझने की प्रक्रिया में कुछ नैतिक मान्यताएं स्वतः ही सामने आ जाती हैं और ये मान्यताएं ईश्वरीय विवेक से उत्पन्न होती हैं, अतः नैतिक होने के साथ साथ विवेकपूर्ण भी हैं। यही विवेकपूर्ण नैतिक मान्यताएं जो व्यक्ति के आचरण को नियमित और नियंत्रित करती हैं, प्राकृतिक विधियां कहलाती हैं। इन्हें नैतिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति और समाज के क्रियाकलापों के लिए उचित अनुचित, सही गलत व अच्छे बुरे की कसौटी होती है। जिस प्रकार विज्ञान और गणित के कुछ सर्वमान्य व अपरिवर्तनीय नियम होते हैं जिन्हें प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, उसी प्रकार सामाजिक जीवन की कुछ सर्वमान्य इच्छाएं
अच्छाइयाँ होती हैं जो सबके लिए आवश्यक और लाभदायक समझी जाती है। जैसे मानव का विवेक उसे बतलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्म सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्राकृतिक क्षमता के अनुरूप श्रेष्ठ जीवन जीना चाहता है। उसमें संतान उत्पत्ति और शिक्षित करने की अभिवृत्ति होती है। मनुष्य की बुराई से बचना चाहिए, अच्छाई का अनुकरण करना चाहिए। स्वतंत्रता और संपत्ति पर सबका हक होता है और सभी व्यक्ति सत्य की खोज करना और ईश्वर को जानना चाहते हैं, आदि आदि। अतः स्पष्ट है कि प्राकृतिक कानून मानवीय विवेक की वे प्रस्थापना है जो सामान्य सिद्धांतों के रूप में सबके लिए समान होती हैं। समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब विभिन्न समाजों में इन प्राकृतिक नियमों के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर विशिष्ट मानवीय कानूनों को निर्मित किया जाता है। तो एक्विनास इसके संबंध में कहते हैं कि सामान्य सिद्धांतों की आवश्यकता के बावजूद जैसे जैसे हम विशेष सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा सामना दोषों से होता है और प्राकृतिक कानूनों में संशोधन की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। व्यवहार में ऐसे अनेक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे संपत्ति का समान स्वामित्व व स्वतंत्रता एक प्राकृतिक कानून है, किंतु समाजों ने निजी संपत्ति व प्रतिबंधित स्वतंत्रता को मानवीय कानूनों द्वारा वैध घोषित किया है। अतः प्राकृतिक कानूनों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परिवर्तन का तात्पर्य प्राकृतिक कानूनों की मूल भावना को ही बदल देना नहीं है। इस प्रकार प्राकृतिक कानून, जैसा कि प्रोफेसर मैक्सी कहते हैं, विवेक का वह नियम है जिसे व्यक्ति शाश्वत कानून में सहभागिता द्वारा विकसित करते हैं। उनके निर्देशन में ही विधि निर्माता अपने अपने समाजों के लिए विशिष्ट विधिक सिद्धांतों की स्थापना करते हैं। तो बच्चों, आज के व्याख्यान में इतना ही। इसका अगला भाग जो हम अगले व्याख्यान में करेंगे।